बस बेटा चुप हो जाओ, मैं अभी दूध लेकर आती हूँ। मोहिनी जी अपने 10 महीने के पोते मयंक को आवाज़ देकर बहलाने की कोशिश कर रही थी, मगर उस नन्हे तूफान को चुप कराना उनके बस की बात कहाँ थी। बस बेटा चुप हो जा, देख दूध ले आई हूँ, कहते हुए मोहिनी जी हाथ में दूध की बोतल लिए किचन से बाहर निकली ही थी कि तभी एक कड़कती हुई आवाज़ ने घर की शांति को भंग कर दिया। ये क्या है माँ जी, आपने तो हद ही कर दी, एक काम भी ढंग से नहीं हो पाता आपसे। ये थी उनकी बहू पूनम, जो अभी अभी ऑफिस से घर लौटी थी और अपने बेटे को रोता हुआ देखकर सास पर चिल्ला पड़ी। वो तेज कदमों से हॉल में दाखिल हुई और अपने बेटे मयंक को गोद में उठाते हुए गुस्से भरी नज़रों से मोहिनी जी की ओर देखने लगी। क्या हुआ बहू, ऐसा मैंने क्या कर दिया? मोहिनी जी ने आश्चर्य से पूछा। दूध की बोतल अब भी उनके हाथ में थी। क्या कर दिया, ये आप मुझसे पूछ रही हैं? पूनम का स्वर और तीखा हो गया। वो अपने बेटे को गोद में झुलाते हुए बोली, जरा देखिए तो मेरे बच्चे की क्या हालत बना रखी है आपने। सारे कपड़े गंदे, हाथ पैर मिट्टी से सने हुए हैं और ये बेचारा ज़मीन पर पड़ा चीख रहा है। मेरे पीछे से ऐसे ख्याल रखती हैं आप इसका? ये सुनकर मोहिनी जी का चेहरा लटक गया। वो धीरे से बोली, बहू मैं तो बस दूध गर्म करने गई थी, अगर इसे बिस्तर पर बिठाकर जाती तो ये गिर जाता, इसलिए ज़मीन पर बिठाकर चली गई। बच्चा है, हाथ पैर तो इधर उधर मारेगा ही। अच्छा तो क्या चटाई पर नहीं बिठा सकती थी, ज़मीन पर क्यों बिठाया? पूनम ने तपाक से सवाल किया। उसका गुस्सा अब उबाल पर था। फिर एक कोने में रखे मयंक के मैले कपड़ों की ओर देखकर बोली, हे भगवान, पहले मयंक के छोटे छोटे कपड़े तो धो देती थी, आज तो वो भी नहीं धोए आपने। अरे मुझे तो समझ नहीं आता कि सुबह सुबह सारा काम तो मैं निपटा कर ही जाती हूँ, फिर दिन भर आप करती ही क्या हैं? एक छोटे से बच्चे की जिम्मेदारी भी आप ढंग से नहीं संभाल सकती। पूनम की कटु बातें सुनकर मोहिनी जी का दिल तड़प उठा। मन में एक तूफान सा उठ रहा था। बहू ये तुम क्या कह रही हो? उनकी आवाज़ में कंपन था। तुम्हें क्या पता दिन भर मुझे क्या क्या करना पड़ता है, घर के कितने काम होते हैं, ऊपर से छोटा बच्चा। कभी खिचड़ी बनाती हूँ इसके लिए, तो कभी दलिया। अकेले सब कुछ करना कितना मुश्किल होता है, पर ये तुम कैसे समझोगी? मोहिनी जी ने कहा तो पूनम ने तिरछी नज़र से उनकी ओर देखा और बोली, बस करो माँ जी, अब मुझे सब पता है कितना काम होता है। साफ सफाई के लिए काम वाली बाई आती है, सुबह का नाश्ता और सब्जी मैं बनाकर जाती हूँ। फिर क्या रह गया आपके पास? ज़रा मेरे बच्चे की हालत तो देखो। पूनम ने मयंक को हल्के से हिलाया, जिसके कपड़ों पर मिट्टी के धब्बे और दूध के छींटे दिख रहे थे। इतने गंदे कपड़े पहने हुए हैं, इसके कपड़े भी नहीं बदल सकती थी क्या? मोहिनी जी ने एक गहरी सांस ली। वो अपने अंदर के दर्द को दबाने की कोशिश कर रही थी। बहू सुबह से मेरा बदन टूट रहा था, हल्का बुखार भी है, मयंक आज बहुत तंग कर रहा था। बस कीजिए माँ जी, जब देखो कोई ना कोई बहाना बनाती रहती हो। काम नहीं करना तो साफ साफ कह दीजिए, मैं मयंक के लिए डे केयर देख लूँगी। कहते हुए पूनम ने दूध की बोतल झटके से उनके हाथ से खींची और मयंक को गोद में लिए तेज कदमों से अपने कमरे की ओर चली गई। रसोई में अकेली खड़ी मोहिनी जी की आंखें नम हो आई। वो चुपचाप अपने कमरे में आ गई और बिस्तर पर बैठ गई। आज सुबह से ही उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। हल्का बुखार, बदन का टूटना, और फिर भी वो मयंक के पीछे पीछे भागती रही। इतना कहने के बावजूद भी बहू ने एक बार भी उनकी हालत नहीं पूछी। पर ये कोई नई बात नहीं थी, पूनम का रोज का यही रवैया था। चाहे मोहिनी जी दिन भर काम में डूबी रहे, चाहे उनकी तबीयत ठीक हो या ना हो, पूनम को तो बस ताने मारने का मौका चाहिए था। पूनम अपने कमरे में दाखिल हुई।
मयंक को गोद से उतारा और उसके गंदे कपड़ों को झटके से बदलने लगी। उसकी हर हरकत में गुस्सा झलक रहा था। वो लगातार बड़बड़ाते हुए जा रही थी। मयंक को दूध की बोतल थमाकर उसने उसे पालने में लिटाया और खुद बिस्तर पर बैठकर फ़ोन निकाल लिया। ये उसका रोज का काम था। ऑफिस से लौटते ही जैसे ही वो अपने कमरे में कदम रखती तो तुरंत अपनी माँ के पास फ़ोन करती। हाँ माँ, अभी अभी घर पहुँची हूँ, पूनम ने फ़ोन पर कहा। उसकी आवाज़ में थकान और चिड़चिड़ापन साफ झलक रहा था। क्या बताऊँ माँ, आज फिर वही तमाशा। मैं घर पहुँची तो मयंक ज़मीन पर लौट रहा था, भूख के मारे रोता जा रहा था। ऊपर से सारे कपड़े गंदे। बुढ़िया ना तो बच्चे का ख्याल रखती है और ना ही घर का कोई काम करती है। ये सुनकर उधर से उसकी माँ कमला जी ने तुरंत कहा, अरे ये तो हद है बेटी, तो दिन भर नौकरी में रहती है और वो बुढ़िया घर में करती क्या है, बस मोबाइल चलाती होगी या सोई होगी। बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी तो दादी की ही बनती है ना। पूनम ने एक गहरी सांस ली, जैसे अपनी सारी भड़ास आज माँ के सामने उड़ेल देना चाहती हो। हाँ माँ, मैं क्या करूँ, सुबह नाश्ता बनाऊँ, काम वाली को काम समझाऊँ और फिर नौकरी की भाग दौड़। इस बुढ़िया को तो बस बहाने बनाने आते हैं। बदन दुख रहा था, बुखार था, हर दिन का यही ड्रामा है इनका। कमला जी ने झट से जवाब दिया, बुखार? अरे ये सब बहाने हैं बेटी, तुझे क्या मालूम, सारा दिन बैठकर टीवी सीरियल देखती होगी। खैर छोड़, तू क्यों अपनी जान जलाती है, वो तो ऐश कर रही है और तुम परेशान। ये बता, दामाद जी कब वापस आ रहे हैं? कल रात तक आएंगे माँ। दोनों माँ बेटी की बातें 1 घंटे तक चलती रही। इधर मोहिनी जी अभी बिस्तर पर लेटी थी, सर को हाथ में थामे। पूनम की माँ की बातें कई बार उनके कानों तक पहुँच रही थी। हर बार दिल में एक टिस सी उठती। अब उन्हें लगने लगा था कि चाहे वो कितना भी काम कर ले, इस घर में उनकी कदर नहीं होगी। आज तो बदन दुख रहा था, फिर भी उन्होंने मयंक को संभाला, घर का काम निपटाया। मगर बहू को तो बस उनकी गलतियां ही नजर आती थी। कई बार उनके मन में ख्याल आता कि ये घर छोड़कर चली जाए, मगर अगले ही पल सवाल भी उठ खड़ा होता कि जाऊं तो जाऊं कहाँ, मेरा तो अब यही एक ठिकाना है। बैठे बैठे मोहिनी जी अपने अतीत में चली गई। कभी एक वक्त था जब वो ख्वाब देखा करती थी, दिल करता था कहीं घूमने जाने का, पहाड़ों पर ठंडी हवा में हाथ फैलाने का, ऊंचाई से गिरते झरनों को देखने का, बर्फ से ढकी पहाड़ियों, रंग बिरंगे फूलों की रौनक देखने का। बचपन में बहुत शौक थे उनके। मायके में जब भी वो कुछ कहती तो यही सुनने को मिलता कि शादी के बाद सब करना, अभी तो घर का काम सीखो, पढ़ाई पूरी करो। और उन्होंने माना भी, पिता की इज्जत, माँ की हिदायत, सबका मान रखा, अच्छी पढ़ाई लिखाई की। लेकिन शादी के बाद जो जीवन उन्हें मिला उसमें उनके लिए कुछ भी नहीं था। ख्वाबों की जगह जिम्मेदारियों ने ले ली। सास के ताने, घर के काम, रिश्तेदारों की उपेक्षाएं और पति की बेरुखी ने धीरे धीरे उस चंचल लड़की को किसी कोने में धकेल दिया। नौकरी, उसका तो जिक्र करते ही ये सुनने को मिला, घर संभालो, बहू हो, बहू की तरह रहो। ना नौकरी की इजाज़त मिली, ना शौक पूरे करने की छूट। दिन शुरू होने के साथ काम करने लगती और रात तक पूरी तरह थक कर चूर हो जाती। फिर बेटा पंकज पैदा हो गया। उसके आगे पीछे ही उनकी पूरी दुनिया घूमती थी। घर की संभाल और बच्चे की देखभाल में समय व्यतीत होने लगा। जिम्मेदारियां निभाते निभाते आधी से ज़्यादा उम्र बीत गई। फिर कोरोना काल में पति का साथ भी छूट गया था, लेकिन माँ बेटे ने एक दूसरे को बखूबी संभाला। उनका बेटा पंकज शादी लायक हो चुका था। मोहिनी जी को हमेशा एक बेटी की कमी खलती थी। कभी कभी अपनी सहेलियों को देखती जो अपनी बेटियों के साथ मॉल जाती, शॉपिंग करती, तो दिल के किसी कोने में एक कसक सी उठती
उन्होंने सोचा, जब बहू आएगी तो बहू के रूप में मुझे भी एक बेटी मिल जाएगी, और बड़े अरमान से पूनम को बहू बनाकर ले आई। लेकिन पूनम, वो तो अपनी ही दुनिया में मस्त थी। सुबह सुबह घर का थोड़ा बहुत काम करके अपना टिफ़िन पैक करती और नौकरी पर निकल जाती। शाम को लौटती तो सीधा मोबाइल पर अपनी माँ से फ़ोन पर बातें करने लगती। पीछे से मोहिनी जी, जो पूरा घर संभाल रही थी, बेटे की शादी से पहले कम से कम सहेलियों के साथ कभी कभार किट्टी पार्टी में तो चली जाती थी। कभी किसी की सालगिरह, कभी किसी के घर सत्संग, कभी किसी का जन्मदिन, वहाँ जाकर हंसी ठिठोली कर लेती थी। लेकिन अब तो जैसे खुशियाँ उनकी ज़िंदगी से रूठ कर निकल गई थी। अब तो पोते मयंक का पालन पोषण, सफाई, खाना, कपड़े, बर्तन, पूरे घर का काम सब कुछ उन्हीं के जिम्मेदारी बन गया था। जब उन्होंने एक दिन पूनम से थक कर कहा, बहू थोड़ा मेरा साथ दे दिया करो, बहुत थक जाती हूँ, तो पूनम ने दो टूक जवाब दिया, मैं वर्किंग हूँ माँ जी, ऑफिस से लौट कर और कितना करूँगी, आप तो सारा दिन घर पर ही रहती हैं, थोड़ा बहुत तो काम संभाल सकती हैं। ये शब्द मोहिनी जी के अंदर हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। क्या सिर्फ नौकरी पर जाना ही वर्किंग कहलाता है? घर का काम करना कोई अहमियत नहीं रखता। उनके लिए पूनम बहू नहीं बल्कि एक बॉस बन चुकी थी, और वो खुद बस एक हाउसकीपर, जिससे हर काम समय पर बिना गलती के चुपचाप होना चाहिए। आज तो उनकी तबीयत भी ढीली थी, सारा दिन सिर भारी रहा, फिर भी उन्होंने मयंक की देखभाल की। शाम हो चुकी थी, लेकिन बहू अभी तक फ़ोन में व्यस्त थी। तो मोहिनी जी खुद ही उठी और रसोई में जाकर दाल बनाई। रात को खाना लगाया। खाने बैठी तो पूनम बोल पड़ी, ये क्या, कितनी फीकी दाल बनाई है, मुझसे तो नहीं खाया जाता ये मरीज वाला खाना, आप ही खाइए इसे। और मोबाइल उठाकर पूनम ने अपने लिए पिज़्ज़ा मंगवा लिया। ये सब देखकर मोहिनी जी अंदर तक टूट गई। कुछ देर बाद हर रोज की तरह पूनम अपने बेटे मयंक को उनके पास ही सुला गई थी। मयंक मोहिनी जी के बगल में गहरी नींद में सोया था, मगर मोहिनी जी की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो बिस्तर पर बैठी थी, चुपचाप आंसुओं को पोंछते हुए मन ही मन बुदबुदा रही थी, अब और नहीं, अब मुझे खुद के लिए खड़ा होना होगा। मेरे जीवन की भी कोई कीमत है और मैं इसे साबित करके रहूँगी। उनके मन में विचारों का तूफान उमड़ रहा था। हर दिन का ये तमाशा, ये ताने, ये तिरस्कार, और कितना सहूँ। रिश्तों को ज़बरदस्ती थोड़ी बांधा जाता है। जब एक पक्ष रिश्ता निभाना ही नहीं चाहता तो दूसरा कब तक उसे थामे रखे। उनके बर्दाश्त की सीमा अब जवाब दे चुकी थी। वो इस घर में एक काम वाली की तरह नहीं, बल्कि अपनी इज्जत और स्वाभिमान के साथ जीना चाहती थी। अगले दिन शनिवार था। सुबह की पहली किरण के साथ ही मोहिनी जी का फ़ोन बजा। स्क्रीन पर अपनी सहेली सावित्री का नाम देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मोहिनी, हम सब मिलकर 2 दिन के लिए वृंदावन यात्रा पर जा रहे हैं। वैसे तो हम जानते हैं तेरा जवाब हमेशा की तरह ना ही होगा, लेकिन फिर भी सोचा एक बार पूछ लूँ, चलोगी क्या? कान्हा जी के दर्शन करके आएंगी, थोड़ा सुकून मिलेगा। मोहिनी जी का दिल जोर से धड़क उठा। वृंदावन, कान्हा जी के दर्शन, कितने साल हो गए जब उन्होंने आखिरी बार अपने मन की सुनी थी। घर के काम में उनकी जिम्मेदारी, बहू के ताने, इन सब ने उनकी ज़िंदगी को एक बोझ बना दिया था। मगर आज सावित्री की आवाज़ ने जैसे उनके अंदर की उस मोहिनी को जगा दिया जो कभी सपनों और शौक से भरी थी। बिना ज़्यादा सोचे उन्होंने तपाक से कहा, हाँ सावित्री, मैं ज़रूर चलूँगी। सच्ची? सावित्री जी की आवाज़ में हैरानी और खुशी दोनों थी। तू तो हमेशा मना कर देती थी। चल फिर शाम को 6 बजे निकलते हैं। मोहिनी जी ने फ़ोन रखा, मगर मन में एक हल्की सी घबराहट थी कि बहू क्या कहेगी। वो जानती थी कि अगर उन्होंने 2 दिन की बात कही तो पूनम शायद उन्हें जाने ना दे। आखिर मयंक, उनकी जिम्मेदारी और घर का काम कौन संभालेगा?
उन्होंने दिमाग लगाया। पूनम के ऑफिस से लौटने के बाद उसे लापरवाही भरे लहजे में कहा, बहू, मेरी सहेलियां वृंदावन जा रही हैं कान्हा जी के दर्शन करने। मैं भी सोच रही हूँ कि एक दिन के लिए चली जाऊँ। आज शाम को जाऊँगी, कल लौट आऊँगी। वैसे भी पंकज तो आज रात वापस आ ही जाएगा। पूनम, जो फ़ोन पर कुछ स्क्रॉल कर रही थी, बिना नज़र उठाए जवाब दिया, हाँ ठीक है माँ जी, एक दिन की तो बात है, जाइए। मन ही मन वो सोच रही थी, चलो एक दिन तो घर में शांति रहेगी। मयंक को संभालना कौन सी बड़ी बात है, और संडे को मैं भी देर तक सो सकती हूँ, वरना माँ जी तो सुबह सुबह खटपट करनी शुरू कर देती है, नींद भी पूरी नहीं होने देती। उधर शाम के 6 बजे मोहिनी जी अपनी सहेलियों के साथ वृंदावन की यात्रा के लिए निकल गई। चेहरे पर एक मुस्कान थी। इधर पूनम के चेहरे पर भी एक हल्की सी राहत थी। लेकिन जब रात के 1 बजे मयंक जोर जोर से रोने लगा, भूख से बिलखता हुआ, वैसे तो हमेशा वो दादी के पास सोता था, तो रात को उसे दूध पिलाने की जिम्मेदारी भी दादी की ही थी। लेकिन आज तो पूनम को ही उसे संभालना था। पूनम परेशान होकर उठकर दूध गर्म किया और बोतल भरी, मगर उसकी आंखें नींद से बोझिल थीं। बस मयंक चुप हो जा, मम्मी को नींद आ रही है, वो बुदबुदाई, मगर मयंक कहाँ मानने वाला था। रात के 2 बजे पंकज घर पहुंचा तो वो तो थकान के मारे गहरी नींद में चला गया, मगर पूनम का धैर्य जवाब दे रहा था। मयंक बस कर, उसने चिड़चिड़ाकर कहा और उसे मोबाइल थमा दिया। मगर मोबाइल लेकर मयंक ने मोबाइल को भी एक तरफ फेंक दिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। सुबह 8 बजे जब आखिरकार थक हार कर मयंक सो गया तो पूनम भी बिस्तर पर लेट गई। मगर अभी 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि दूध वाले की बैल ने उसे फिर से झकझोर दिया। अब कौन है? पूनम चिड़चिड़ाते हुए उठी। दूध लेकर उसने चूल्हे पर उबालने के लिए रखा और वापस कमरे में जाकर लेटी ही थी कि तभी काम वाले ने बैल बजाई। बाहर निकली तो देखा सारा दूध चूल्हे पर बिखर चुका था। हे राम, ये भी गया। उसने काम वाली बाई को सारी सफाई का जिम्मा सौंप दिया। अब तक उसके पेट में चूहे दौड़ने लगे थे। रसोई में कुछ बना नहीं था, कुछ पकाने का मन उसका था नहीं, सो उसने बिस्कुट और नमकीन से ही काम चला लिया। इतने में मयंक फिर से जाग गया और उसकी चीख पुकार ने पूनम का सिर दर्द और बढ़ा दिया। पंकज उठो ना, उसने चिल्लाकर पंकज को हिलाया। देखो, मयंक को संभालो, मैं थक गई हूँ। पंकज ने आंखें मलते हुए कहा, पूनम, मुझे नींद आ रही है, 2 दिन से सोया नहीं हूँ, रात को भी देर से लौटा था, तुम ही संभाल लो। पूनम का गुस्सा 7वें आसमान पर था। हाँ, सब कुछ मैं ही करूँ। माँ जी एक दिन के लिए गई तो मेरे लिए तो जैसे कोई मुसीबत खड़ी हो गई है, वो चीखी, मगर पंकज फिर से नींद में सो गया। कुछ देर बाद मयंक के लिए दलिया बनाकर रखते हुए पूनम की नज़र मयंक के मैले कपड़ों पर पड़ी। अरे, आधा दिन बीत गया और मैंने अभी तक इसके कपड़े भी नहीं बदले। उसने खुद को कोसा, खुद भी तो वो सुबह से नहाई नहीं थी। घर में नज़र घुमाई तो चारों ओर कुछ न कुछ फैला हुआ था। थोड़ी देर में ही पंकज भी तो उठने वाला था। वो भी उठते ही खाना मांगने वाला था। पूनम का पेट भी भूख से कुलबुला रहा था। फिर उसने झटपट मोबाइल उठाकर खाना ऑर्डर कर दिया, कुछ तो राहत मिलेगी, उसने सोचा। खाना खाकर पूनम बाकी कामों में जुट गई, मगर काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कपड़े धोने, मयंक को संभालने और बिखरे घर को ठीक करने में दिन कब ढल गया उसे पता ही नहीं चला। वो मन ही मन बुदबुदाई कि बस अम्मा जी आएंगी तो थोड़ा सुकून मिलेगा, कम से कम मयंक को तो संभाल लेंगी। मगर घड़ी की सुइयां रात की ओर बढ़ रही थी और मोहिनी जी का कोई अता पता नहीं था। पूनम ने फ़ोन उठाया और उनका नंबर डायल किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार घंटी जाती रही, पर मोहिनी जी का जवाब नहीं आया। इसी बीच पूनम की माँ का फ़ोन बार बार आ रहा था, मगर पूनम के पास इतना समय कहाँ था कि वो अपनी रोज़ की शिकायतों का सिलसिला बता पाए। उसने माँ को इग्नोर कर दिया। अब माँ को क्या समझाऊँ,
वो झुंझलाई। खाना बनाने के लिए रसोई में गई, मगर तभी मयंक फिर से चिल्लाने लगा तो गुस्से में आकर उसने मयंक को एक थप्पड़ जड़ दिया तो मयंक जोर जोर से रोने लगा। तभी पंकज दौड़कर आया। पूनम, ये क्या तुम छोटे से बच्चे को मारने लगी? उसकी आवाज़ में हैरानी और गुस्सा दोनों थे। तो मैं क्या करूं पंकज? पूनम का चेहरा गुस्से और थकान से लाल था। तुम्हारी माँ बिना सोचे समझे घूमने निकल गई, ना कोई खबर है, ना कोई फ़ोन उठा रही है। और तुम्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं। क्या सोचा था मैंने और क्या हो गया? मेरा सारा संडे बर्बाद हो गया। वो चिल्लाते हुए सर पकड़कर बैठ गई। तभी उसकी माँ का फ़ोन फिर से आया। पूनम ने झट से फ़ोन उठाया और गुस्से में बोली, क्या है माँ, बार बार फ़ोन क्यों कर रही हो? मुझे टाइम नहीं है और तुम बार बार परेशान कर रही हो। पहले ही मैं तंग हूँ और फ़ोन मत करो। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। तभी कमरे से पंकज की आवाज़ आई, पूनम, मयंक के लिए कुछ खाने को दे दो, शायद भूखा है तभी रो रहा है। पंकज मयंक को गोद में लिए चुप कराने की कोशिश कर रहा था। पूनम ने गुस्से में रसोई की ओर देखा, मगर वहाँ कुछ तैयार नहीं था। वो फिर से मोहिनी जी को फ़ोन लगाने लगी, मगर जवाब नहीं मिलने पर उसका गुस्सा आसमान छू रहा था। शाम तक लौटेगी कहा था, अब रात के 10 बज गए और तुम्हारी माँ का कोई अता पता नहीं। वो पंकज पर बरस पड़ी। पंकज ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, अरे तो क्या हो गया, थोड़ा सा काम तो होता है घर का, उस पर भी तुम चिल्लाने लगी। पूनम के कानों में ये बात तीर की तरह चुभी, क्योंकि ये वही शब्द थे जो हर बार वो मोहिनी जी को सुनाती थी। उस पल उसे पहली बार एहसास हुआ कि जो काम वो थोड़ा सा समझती थी वो कितना भारी था। सुबह से शाम तक मयंक को संभालना, खाना बनाना, घर की साफ सफाई और हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी, ये सब मोहिनी जी हर दिन बिना शिकायत के करती थी। और आज एक दिन में ही पूनम की हिम्मत जवाब दे रही थी। उसकी थकान, उसका गुस्सा और मयंक का रोना, सब कुछ उसे मोहिनी जी की जिंदगी की एक झलक दिखा रहा था। उधर वृंदावन में मोहिनी जी अपनी सहेलियों के साथ मंदिर के बाहर बैठी थी। फ़ोन की स्क्रीन पर पूनम की कई मिस्ड कॉल्स थी। तो सावित्री ने पूछा, मोहिनी फ़ोन क्यों नहीं उठाती, कोई ज़रूरी काम होगा? तो मोहिनी जी ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोली, फ़िलहाल इन सुकून भरे पलों का आनंद उठाने से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है मेरे लिए। वृंदावन के 2 दिन की यात्रा मोहिनी जी के लिए किसी सपन से कम नहीं थी। वापसी के समय जब उनकी सहेलियां 2 महीने के बाद की अगली यात्रा की योजना बना रही थी, तो मोहिनी जी ने बिना हिचक के कहा, हाँ, मैं अगली बार भी चलूँगी। उनकी आवाज़ में आत्मविश्वास था। घर के कामों से ब्रेक तो बनता है, उन्होंने मन ही मन सोचा। बस की खिड़की से आई ठंडी हवा उनके चेहरे पर मुस्कान बिखेर रही थी। मगर घर पहुंची तो सामने का दृश्य देखकर मोहिनी जी की आंखें फटी की फटी रह गई। पूरा घर किसी तूफान की चपेट में आया हुआ लग रहा था। रसोई में बर्तनों का ढेर, सोफे पर फैले कपड़े, जमीन पर बिखरे खिलौने और बीच में बैठा मयंक गंदे कपड़ों में जोर जोर से रो रहा था। और पूनम वो बिस्तर पर निढाल पड़ी थी, जैसे थकान ने उसे पूरी तरह से निचोड़ लिया हो। मोहिनी जी का दिल एक पल के लिए पसीजा, मगर फिर अगले ही पल उनके मन में गुस्सा भड़क उठा। पूनम की आंख खुली तो वो झटके से उठी और मोहिनी जी को देखते ही चिल्लाई, ये क्या माँ जी, एक दिन का कहा था आपने और 2 दिन लगा दिए, बिना ये सोचे कि मैं यहाँ अकेले सब कैसे संभालूंगी। ये सुनकर मोहिनी जी की भौहें तन गई। क्यों बहू, घर का काम इतना भी तो नहीं होता। और मयंक छोटा सा बच्चा है, वो भला कितना तंग करता है। उनकी आवाज़ में तलखी थी, मगर आंखों में एक गहरी बात छिपी थी। पूनम हड़बड़ा गई। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर शब्द गले में ही अटक गए। मोहिनी जी ने मयंक को गोद में उठाया, फिर पूनम की ओर मुड़ी। बहू, मेरे पीछे तुमने मेरे पोते का ये क्या हाल बना दिया है? गंदे कपड़े, पूरा बच्चा गंदगी से सना हुआ है और तुम आराम से सो रही थी। घर तो देखो, बिखरा पड़ा है।
काम वाली बाई सफाई करके गई होगी, मगर क्या तुमसे चीज़ भी सही जगह पर नहीं रखी गई? खिलौने, बर्तन सब इधर उधर, और तुम दिन भर मोबाइल देखते रही। ये सुनकर पूनम का चेहरा शर्मिंदगी और गुस्से के बीच झूल रहा था। वो तपाक से बोली, अच्छा माँ जी, समझ गई मैं, आप तो मुझसे बदला ले रही हैं, है ना? मोहिनी जी ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में दर्द था। बदला नहीं बहू, मैं तो बस तुझे एहसास दिलाना चाहती थी कि मैं दिन भर क्या करती हूँ। 2 दिन में तुम मयंक और घर के साथ इतनी परेशान हो गई कि कुछ नहीं संभाल पा रही, और मैं हर दिन ये सब करती हूँ। दिन भर बच्चे को संभालना, सबका खाना बनाना, सफाई करना, और फिर शाम को तुम्हारी बातें सुनना। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मुझे भी थकान होती है, मुझे भी तकलीफ़ होती है। जब तुम कहती हो आप दिन भर करती क्या हो? ये सुनकर पूनम की आंखें नम हो गई। उसने सर झुका लिया। मोहिनी जी की हर बात उसके दिल में चुभ रही थी। उसे याद आया कैसे उसने मयंक को थप्पड़ मारा, कैसे पंकज से झगड़ा किया, यहाँ तक कि अपनी माँ का फ़ोन तक नहीं उठाया। 2 दिन की अकेली जंग ने उसे वो थकान, वो बोझ दिखा दिया जो मोहिनी जी हर दिन चुपचाप झेलती थी। उसका गला रूंध गया। वो धीमे स्वर में बोली, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा, लेकिन जब मुझे खुद ये सब झेलना पड़ा तब समझ में आया कि आप कितना कुछ करती हैं। मैं गलत थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आगे से मैं घर के कामों में आपका साथ दूंगी। मोहिनी जी ने एक पल के लिए पूनम को देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है बहू, मैं मयंक को संभालती हूँ। तू जा रसोई में कुछ खाना बना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। उनकी आवाज़ में अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक ममता भरी शक्ति थी। पूनम ने देखा कि मोहिनी जी बड़े प्यार से अपने पोते को दुलारते हुए उसके कपड़े बदलने लगी, और मयंक उनकी गोद में शांत होकर उनकी साड़ी से खेल रहा था। ये देखकर पूनम को एक अजीब सा सुकून मिला। वो रसोई में गई और आराम से खाना बनाने लगी। भूख तो उसे भी लगी थी। आज 2 दिन बाद उसने भी सुकून से बैठकर खाना खाया। उस दिन के बाद जितना हो सका उसने घर के कामों में मोहिनी जी का हाथ बटाना शुरू किया। अब उनके रिश्तों के बीच की गहराई धीरे धीरे प्यार और समझदारी में बदलने लगी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।